नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। लिबरल के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। लिबरल क्या कहूं, आप पूरा का पूरा जो पंचमक्कार तत्व है हमारा उसको ले सकते हैं। हमारे मुल्ला मार्क्सिस्ट मिशनरी माफिया जो है, साथ में आप उसको मैकाले पुत्र इत्यादि को भी ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो बहुत व्यथित है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 370 की हेयरिंग में उनके अनुसार नहीं जा रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं वो पैने सवाल पूछ रहे हैं, और पैने सवाल भी पूछ रहे हैं किनसे? वो सारा का सारा जो एडवोकेट पैनल है वो क्या है, जो इस समय इन्होंने एडवोकेट पैनल बनाया है वो लगभग वही एडवोकेट पैनल है जो राम जन्मभूमि में मुस्लिम साइड को रिप्रेजेंट कर रहा था, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। जी हाँ, कपिल सिब्बल भी हैं। कपिल सिब्बल के अलावा आप देखिए उसमें दुष्यंत दवे भी हैं, राजीव धवन भी हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये पूरे जो हमारे पंचमक्कारों के अत्यंत प्रिय लोग हैं, और उनको इसलिए भी सूट करते हैं क्योंकि इनके नाम हिंदू हैं, लेकिन ये किसी भी पंचमक्कार कॉज के साथ में खड़े हो जाते हैं। किसी भी मुल्ला मार्क्सिस्ट मिशनरी और किसी भी तथाकथित लिबरल कॉज के साथ, मैकाले पुत्रों के साथ इत्यादि इत्यादि ये सदैव खड़े मिलते हैं। आज भी देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कपिल सिब्बल की हवा कैसे निकाली थी जस्टिस चंद्रचूड़ ने। उसके बाद फिर वो दूसरे जो आए थे ज़फ़र शाह और गोपाल सुब्रमण्यम। गोपाल सुब्रमण्यम की तो खैर बाद में कोई ऐसा था ही नहीं, उनसे तो बहुत कम सवाल पूछे गए। इसका मतलब ये हुआ कि उनको बिल्कुल एक तरह से इग्नोर कर दिया गया। तो ये भी लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारा जो पहला गे सुप्रीम कोर्ट का जज होता वो गोपाल सुब्रमण्यम होता, उसको बनने नहीं दिया गया, और उसका नाम वापस कर दिया और उसने व्यथित होकर अपना नाम वापस ले लिया। अब ज़फ़र शाह साहब जो थे वो भी वहाँ खड़े हो गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की इनवायलेबिलिटी को लेकर। और आज तो गजब ही हो गया। आज तो राजीव धवन साहब ने ये कह दिया कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है और जो आर्टिकल 370 है ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जी। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ये हमारे पंचमक्कारों के वकील बताएंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है वो पर्याप्त नहीं है। तो भाई राजीव धवन जी ये जान लो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो था वो 13 जजेस की बेंच ने स्थापित किया था। तो उसमें यदि कोई परिवर्तन आपको कराना है, 370 को अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे ले जाना है, तो सबसे पहले तो आपको ये आर्ग्यू करना पड़ेगा कि इस 5 जजेस की बेंच को बढ़ा के 15 जजेस की बेंच किया जाए। उससे पहले ये हो नहीं सकता। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। 370 को ये बताना कि साहब कि 370 जो है ये बदला नहीं जा सकता, और ये कहना कि साहब कि मर्जर एग्रीमेंट जो था उसके एवज में ये 370 है। ये चूँकि मर्जर एग्रीमेंट नहीं किया गया इसलिए किया गया। थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ लें भाई। मर्जर एग्रीमेंट यहाँ करने कौन दे रहा था? जवाहरलाल नेहरू यदि कहते राजा हरी सिंह को कि मर्जर एग्रीमेंट कर दो तो वो कर भी देते। उनको तो उन्होंने निर्वासित कर दिया। उनको कहा आप बॉम्बे जाइए, इधर मत आइएगा, दिल्ली भी मत आइएगा, जम्मू जाने की तो बात बहुत दूर की है। ये किया था। आप मेरी पुस्तक पढ़िए जी, वही अनब्रेकिंग इंडिया या भारत अखंडन, उसमें ये सारी पूरी की पूरी जो इतिहास है वो पूरा विस्तार से दिया हुआ है। अब दूसरी बात ये भी है कि पहले ये लोग बहुत प्रसन्न हो गए थे जस्टिस चंद्रचूड़ से। आरंभ में इसलिए प्रसन्न हो गए थे क्योंकि एक एडिशनल एफिडेविट दिया था भारत सरकार ने कि 370 लगाए जाने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या सामान्यीकरण हुए, क्या क्या वहाँ पर हालत जो है वो बेहतर हुई, ख़ासतौर से कश्मीर वैली में। तो ये जो एफिडेविट दिया था उसको जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहते हुए नकार दिया कि हम अब किसी का भी कोई एडिशनल एफिडेविट नहीं ले रहे हैं। इस पर वो बहुत प्रसन्न हुए। अब बाद में कपिल सिब्बल साहब जो थे वो कुछ एडिशनल फैक्ट रिकॉर्ड पे लाना चाहते थे, तो उसको भी मना कर दिया गया। तो यानी कि जिस चीज़ के लिए वो पहले खुश हो रहे थे उसी के लिए उनको बाद में निराश भी होना पड़ा। फिर आप ये देखें कि अभी अभी जो वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे के जो सेलिब्रेशन हुए हैं
उसमें जो चित्र आ रहे हैं, विशेषकर से आपने देखा होगा कि पुलवामा में, आपने देखा होगा अनंतनाग में, आपने देखा होगा कि बख्शी स्टेडियम श्रीनगर का है जहाँ पर जो मुख्य इवेंट हुई, जो मुख्य उत्सव हुआ स्वतंत्रता दिवस का जम्मू कश्मीर में, उसको देख के लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हाँ, ये लगता है कि हालात काफ़ी कुछ जो हैं वो सामान्य हो गए हैं। तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, तिरंगा घर घर लहरा रहा है, लोग बड़े ही फ़ख्र से, बड़े ही गौरव से, गर्व से अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं और उनको कोई धमकी भी नहीं मिल रही है। ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यद्यपि इसमें कितनी स्वतः स्फूर्तता थी, स्पॉन्टेनिटी थी, और कितने जो इसमें थे वो अधिकतर जो जैसा कि समाचार है कि यद्यपि जो अधिकांश भाग था वो सरकारी कर्मचारियों का था उसमें, लेकिन ये भी कहना होगा कि हाँ, बड़ी संख्या में जो सामान्य नागरिक हैं वो भी इसमें सम्मिलित हुए। पहले तो वे सोच भी नहीं सकते थे। आप देखिए 14 अगस्त को, यानी जो पाकिस्तान डे है, यौम पाकिस्तान है, जिसके बारे में हमने जनरल शंकर से उस दिन बात की थी, तो यौम पाकिस्तान के दिन कर्फ्यू लगता था श्रीनगर में, कर्फ्यू लगता था अनंतनाग में। क्यों? क्योंकि यदि कर्फ्यू नहीं लगाए तो लोग सड़कों पर उतर के और यौम पाकिस्तान मनाएं। इस बार कोई कर्फ्यू नहीं लगा, किसी ने यौम पाकिस्तान नहीं मनाया, किसी ने लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया। तो यह प्रगति है, ये मान सकते हैं कि हम प्रगति है। उसके साथ में कुछ और भी अन्य इश्यूज़ हैं जिसको हम बार बार कहते रहते हैं कि जो इस समय चल रहा है वहाँ पर, जो जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के रोज़ाना के जो कामकाज हैं या जो उनके जो डेली इश्यूज़ हैं उसमें क्या बहुत परिवर्तन कर पाया है? एक बड़ा वहाँ पर तबका है जो भारत के साथ अपना भविष्य देखता है, लेकिन क्या वो बड़ा भाग जो है, जो बड़ा तबका है, उसको वर्तमान प्रशासन अपने साथ में ला पाया है? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये जो हम देखते हैं जिस प्रकार से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार के लोगों को महत्व दे रहा है, तरजीह दे रहा है, इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो कई सारे संदेह उत्पन्न करता है। और जो वाकई जो राष्ट्रभक्त हैं उनको वहाँ पर परेशानियाँ झेलनी पड़ती। जैसे हमारे जावेद इकबाल शाह साहब हैं, आप जानते हैं जावेद इकबाल शाह साहब जो हैं वो जयपुर डायलॉग्स के दर्शक उनसे अच्छी तरह से परिचित हैं। अब जयपुर डायलॉग्स जो जावेद इकबाल शाह साहब के राष्ट्रवाद में तो किसी प्रकार का कोई संदेह हो नहीं सकता। वो तो उस समय में जब 370 था तब भी इन चोरों को, नया कश्मीर, पुराने चोर की बात करते थे वो। और ये पुराने चोर कौन है? पुराने चोर वही हैं, ये अब्दुल्ला मुफ्ती वगैरह वगैरह। उनकी सुरक्षा हटा ली किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने। क्यों हटा ली? क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जिनको सामने ला रहे थे। आपको ध्यान है कि उनके द्वारा एक्सपोज करने के कारण ही हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो बहुत ही अजीज़ व तरीन जो 2 एडवाइज़र्स थे उनको हटाना पड़ा था। जी हाँ, उनको हटाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से उनका जो भेष था वो उजागर हो गया था, उनको हटाना पड़ा। तो गुस्से में आके जावेद इकबाल साहब की सिक्योरिटी हटा ली। तो भाई ये किस प्रकार का राष्ट्रवाद है? उसके बाद जो पूरा का पूरा हमने दिखाया था कि प्राइम मिनिस्टर से ले जाके जो वहाँ के सबसे बड़े व्हीलर डीलर्स थे, छाया और वो कौन सी अंदराबी है, दरक्षा अंदराबी, इनको सबको ले जाके जो वहाँ के पुराने चोर हैं उनको सबको वहाँ जाके मिलवा दिया प्राइम मिनिस्टर से। और जब वो एक्सपोज हुआ, जयपुर डायलॉग भी एक्सपोज करने में अग्रणी था, और जब वो एक्सपोज हुआ तब सब दौड़ते हुए, भागते हुए और अपना मुंह छुपाते हुए और अपनी सफाई देते दिखे। अब
इन्होंने अपना हिसाब किताब थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है। वो नया कश्मीर पुराने चोर नहीं करके अब नया कश्मीर नए चोर। आप ये देखें कि एक हिस्ट्री शीटर टाइप का बंदा तो अभी अभी तो हाईलाइट हो रहा है श्रीनगर में, यहाँ तो वहाँ की बातें आ नहीं पाती ना। तो मखदूम इमादी, ये मखदूम इमादी कौन है? ये मखदूम इमादी जो है वो पता नहीं कितने सारे फ्रॉड के केसेस में आरोपी है, लेकिन इसको सुरक्षा दी गई है। जी, राष्ट्रवादी की सुरक्षा हटा दी गई और इस नए चोर की सुरक्षा दे दी गई, इसको विशेष सुरक्षा दे दी गई। न केवल इसके पास विशेष सुरक्षा है, इसके पास एक्सेस है, ये कभी भी जाके चीफ सेक्रेटरी से, डीजीपी से और डायरेक्टर आईबी से, इनसे सबसे कभी भी मिल सकता है। जी हाँ, और ऐसे बहुत सारे जो हैं वो नए चोर जो पैदा हो गए हैं, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी को लगता है कश्मीर वैली में चोरों के अलावा और कोई मिल ही नहीं रहा है उनको ज्वाइन करने के लिए। और आपको ख़ास बात बताऊं कि ये मखदूम इमादी साहब जो हैं ये कॉलमनिस्ट भी बन गए हैं, और कॉलमनिस्ट भी किसके? ऑर्गेनाइज़र के। यानी आरएसएस का मुखपत्र जो ऑर्गेनाइज़र है वो मखदूम इमादी से कॉलम लिखवा रहा है बगैर ये पता किए कि भाई साहब हैं कौन। जम्मू की बात तो फिर कभी करेंगे, क्योंकि जम्मू में तो आपको पता है वहाँ तो राज ही दूसरा चलता है। वहाँ तो दो भाइयों का राज चलता है, वो फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो सामान्यीकरण हो रहा है, इस सामान्यीकरण में एक प्रकार से एक चांद के ऊपर दाग बहुत बड़ा लगाया जा रहा है, और वो भी किसके द्वारा? वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो ये जो सब अच्छा कार्य हो रहा है, जो पूरे विश्व की दृष्टि में जम्मू और कश्मीर इंटीग्रेट हो रहा है, और जिसका निश्चित रूप से जो 370 की हियरिंग हो रही है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, ये सब कहीं आगे जाकर व्यर्थ ना हो जाए। ये एक कॉशन के साथ आज हम पुनः स्वागत करते हैं इस नए कश्मीर का। लेकिन नए कश्मीर के पुराने चोर और नए कश्मीर के नए चोर, इनके दोनों के बगैर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।